मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे धन योग के विषय में। धन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक चीज़ है। जो हमारे जीवन में सभी आवश्यक चीज़ें हैं उनकी आपूर्ति धन से ही होती है। तो अगर व्यक्ति के पास धन है तो सुगमता से सरलता से जीवन में सभी आवश्यक चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। और अगर व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो व्यक्ति को जीवन में काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो धन योग ये इस बात का संकेत है कि जातक अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जो परिश्रम जो मेहनत करता है, अगर जातक की कुंडली में धन योग है तो ऐसे जातक को अपने परिश्रम अपनी मेहनत में सफलता मिलती है, अपने किए गए प्रयास में सफलता मिलती है। और जातक अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन अर्जित करता है, वेल्थ क्रिएट करता है, वेल्थ एक्यूमुलेट करता है, धन से संपन्न होता है और धन से समृद्ध होता है। धन योग मित्रों कुंडली के केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान और दूसरा भाव जो कि धन का है और एकादश भाव जो कि लाभ का है, धन के संदर्भ में अत्यंत शुभ माने गए हैं। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान, दूसरा भाव जो कि धन का है, एकादश भाव जो कि लाभ का है, इन जब भावों के स्वामियों का जब आपस में शुभ संबंध स्थापित होता है तब धन योग का कुंडली में निर्माण होता है। और धन योग की परिभाषाएं कई सारी हैं। अगर कोई एक भी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है तो ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र के लिए जो मेहनत करता है, जो प्रयास करता है, उसे अपने प्रयासों में सफलता मिलती है और जातक अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन अर्जित करता है, धन से संपन्न होता है, धन से समृद्ध होता है, भाग्यशाली होता है, धन के मामले में सौभाग्यशाली होता है। तो धन योग जो बनता है वो कुंडली के केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान, दूसरे भाव जो और एकादश भाव के स्वामियों के शुभ संबंधों के द्वारा धन योग का निर्माण होता है। ये जो हमारे एपिसोड चल रहे हैं धन योग के ऊपर चल रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने धन योग के ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 58 तक चर्चा की थी। आज इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे और इसी पे हम बात करेंगे। अब हम धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 59 के ऊपर बात करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 58 की बात की थी। अब उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर हम 59 की बात करते हैं। धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 59 की डिफिनीशन ये है कि नवमेश और एकादशेश में आपस में संबंध स्थापित हो और ये संबंध चाहे परस्पर दृष्टि के माध्यम से हो सकता है, मतलब म्यूचुअल एस्पेक्ट, या फिर नवमेश और एकादशेश में संबंध युति द्वारा बन सकता है, या फिर नवमेश और एकादशेश में परिवर्तन हो सकता है, और साथ में द्वितीयेश का सप्तम भाव के स्वामी के साथ संबंध हो। ध्यान दीजिएगा, नवमेश और एकादशेश के बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए और यह संबंध परस्पर दृष्टि के माध्यम से बन सकता है, या फिर नवमेश और एकादशेश में युति हो सकती है, या फिर नवमेश या एकादशेश के स्वराशि स्वामियों के बीच में परिवर्तन हो सकता है, और द्वितीयेश का दूसरे भाव के स्वामी का सप्तमेश के साथ संबंध स्थापित होना चाहिए। दूसरे भाव के स्वामी का सप्तमेश के साथ संबंध स्थापित होना चाहिए और यह संबंध द्वितीयेश और सप्तमेश के बीच में परस्पर दृष्टि संबंध के मामले में बन सकता है, या फिर द्वितीयेश और संबंध के सप्तमेश के बीच में युति हो सकती है, या फिर द्वितीयेश और सप्तमेश में राशि परिवर्तन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, धन योग के लिए मैं ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 59 को रिपीट कर रहा हूं। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 59 की डिफिनीशन यह है कि नवमेश और एकादशेश के बीच संबंध स्थापित होना चाहिए और यह संबंध परस्पर दृष्टि संबंध के माध्यम से हो सकता है, या फिर नवमेश एकादशेश के बीच युति हो सकती है, या फिर नवमेश और एकादशेश के बीच राशि परिवर्तन हो सकता है, और साथ में द्वितीयेश और सप्तमेश का संबंध स्थापित होना चाहिए और यह संबंध भी परस्पर दृष्टि संबंध के माध्यम से हो सकता है, मतलब म्यूचुअल एस्पेक्ट, या फिर द्वितीयेश या सप्तमेश युति में होने चाहिए कुंडली में किसी शुभ स्थान में, या फिर द्वितीयेश और सप्तमेश के बीच में राशि परिवर्तन होना चाहिए, मतलब द्वितीयेश और सप्तमेश या तो कुंडली में किसी शुभ स्थान पे हो और युति या और इनके बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए। ये संबंध चाहे युति के माध्यम से हो, चाहे परस्पर दृष्टि संबंध के माध्यम से हो, चाहे द्वितीयेश और सप्तमेश के बीच में राशि परिवर्तन हो। ध्यान दीजिएगा, जो द्वितीयेश और सप्तमेश में जो भी ग्रह बता रहा हूँ उसमें कोई भी ग्रह त्रिक स्थान 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। और हर एक धन योग के में जो मैं बताऊंगा आपको, उसमें हर एक योग कॉम्बिनेशन में आपको 3 चीज़ों को नोट करके चलना है। पहला कि लग्न लग्नेश की स्थिति कुंडली में बलवान होनी चाहिए। अगर लग्न लग्नेश पीड़ित होंगे, कमजोर होंगे तो धन योग का रिजल्ट 100% जातक को नहीं मिल पाएगा और आंशिक फल धन योग का मिलेगा। दूसरी कंडीशन, जिन भी ग्रहों की मैं बात कर रहा हूँ कोई भी ग्रह कुंडली में अस्त नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन कि कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्रह नीच राशि का है, उसका नीचत्व अगर भंग हो रहा है
तब तो धन योग असर होगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मैं जो भी एग्जांपल्स आपको दूंगा मैं मेष लग्न के हिसाब से आपको बताता चल रहा हूं, लेकिन मैं धन योग के लिए जो भी सिद्धांत आपको बताता चल रहा हूं वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा, सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। तो मैं जो सिद्धांत बताता चल रहा हूं आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार उन सिद्धांतों को देखिएगा। अगर मेरे बताए गए सिद्धांत आपकी कुंडली से मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कुंडली में धन योग है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। ये मैंने उदाहरण के लिए मेष लग्न लिया हुआ है, और जो मैं कुंडली में सिद्धांत बता रहा हूँ, जो रूल्स मैं बता रहा हूँ सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा, सब पे अप्लाई होगा। तो मैं जो भी सिद्धांत बता रहा हूँ आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार देखिएगा। अगर मेरे बताए गए सिद्धांत आपकी कुंडली में मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में धन योग है। तो मैंने धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 59 की बात की, जिसमें कहा गया नवमेश एकादशेश के बीच संबंध स्थापित होना चाहिए, और यह संबंध 3 माध्यम से बन सकता है, या तो परस्पर दृष्टि संबंध के माध्यम से, या फिर नवमेश एकादशेश युति में होने चाहिए, या फिर नवमेश एकादशेश के बीच में राशि परिवर्तन होना चाहिए, और साथ में द्वितीयेश और सप्तमेश का आपस में शुभ संबंध स्थापित होना चाहिए। और यह संबंध चाहे परस्पर दृष्टि संबंध के माध्यम से हो या फिर द्वितीयेश और सप्तमेश युति में हो, किसी शुभ स्थान में, और 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए, और द्वितीय सप्तमेश में या राशि परिवर्तन हो, तो फिर कुंडली में धन योग का निर्माण होगा। देखिए इस उदाहरण में नवम भाव में राशि आ रही है गुरु, और एकादश भाव में राशि आ रही है कुंभ जिसका स्वामी होता है शनि। नवम भाव में धनु राशि आ रही है जिसका स्वामी है गुरु, एकादश भाव में कुंभ राशि आ रही है जिसका स्वामी है शनि। तो शनि गुरु की युति सप्तम भाव में है, शनि गुरु की युति सप्तम भाव में है। और चूंकि मेष लग्न है, मेष लग्न में द्वितीयेश और सप्तमेश एक ही ग्रह शुक्र हो जाता है, तो शुक्र कहीं भी कुंडली में शुभ स्थान में बैठने से, केंद्र या त्रिकोण में बैठने से स्वतः ही धन योग का निर्माण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मेष लग्न कुंडली में है जिसमें द्वितीयेश और सप्तमेश एक ही ग्रह शुक्र है, तो चूंकि शुक्र कहीं भी केंद्र त्रिकोण में बैठेंगे तो धन योग का निर्माण हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ये है कि नवमेश एकादशेश के बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए, और साथ में द्वितीयेश और सप्तमेश में भी संबंध स्थापित होना चाहिए, और यह संबंध चाहे परस्पर दृष्टि संबंध के माध्यम से बने, चाहे युति के माध्यम से बने, चाहे भाव स्वामियों के बीच में राशि परिवर्तन हो, तो फिर कुंडली में धन योग होगा। अब हम धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 60 की बात करते हैं। अब धन योग के लिए हम ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 60 की बात करते हैं। मित्रों, धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 60 ये कहता है कि नवमेश एकादशेश के बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए, और साथ ही साथ द्वितीयेश और दशमेश में भी संबंध स्थापित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 60 ये कहता है नवमेश और एकादशेश के बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए, और यह संबंध चाहे नवमेश और एकादशेश के बीच में परस्पर दृष्टि संबंध बने, म्यूचुअल एस्पेक्ट से बने, या फिर नवमेश एकादशेश युति में हो, या फिर नवमेश और एकादशेश के बीच में राशि परिवर्तन हो, और साथ में द्वितीयेश और दशमेश के बीच में भी संबंध स्थापित हो, और यह संबंध चाहे द्वितीयेश और दशमेश के बीच परस्पर दृष्टि संबंध के माध्यम से बने, चाहे द्वितीयेश और दशमेश के बीच युति संबंध बने, चाहे द्वितीयेश और दशमेश के बीच में राशि परिवर्तन हो। ध्यान दीजिएगा, मैं धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 60 को बता रहा हूं, जिसकी बताई गई कंडीशन ये है कि नवमेश और एकादशेश के बीच संबंध स्थापित होना चाहिए, और यह संबंध चाहे नवमेश एकादशेश के बीच परस्पर दृष्टि संबंध हो, या नवमेश एकादशेश के बीच युति संबंध हो, या नवमेश और एकादशेश के बीच राशि परिवर्तन हो, और साथ में द्वितीयेश और दशमेश के बीच में भी संबंध स्थापित होना चाहिए, और यह संबंध चाहे द्वितीयेश और दशमेश के बीच परस्पर दृष्टि संबंध के माध्यम से बने, म्यूचुअल एस्पेक्ट्स के माध्यम से, चाहे फिर द्वितीयेश और दशमेश के बीच में युति हो, चाहे द्वितीयेश और दशमेश के बीच में राशि परिवर्तन हो। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही है तो कुंडली में धन योग का निर्माण होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको वही एग्जांपल बताता चल रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 60 आपको बता रहा हूं। ये चूंकि मेष लग्न कुंडली है, इसमें दशमेश एकादशेश स्वयं अकेले शनि ग्रह ही बनते हैं,
तो इस प्रस्तुत एग्जाम्पल में उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि नवमेश धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 60 ये कहता है कि नवमेश और एकादशेश के बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए और साथ में द्वितीयेश और दशमेश के बीच में संबंध स्थापित होना चाहिए। और इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि प्रस्तुत एग्जाम्पल में देखिए नवम भाव में आ रही धनु राशि जिसका स्वामी होता है गुरु, एकादश भाव में राशि आ रही कुंभ जिसका स्वामी होता है शनि। तो शनि और गुरु की युति सप्तम भाव में है और चूंकि द्वितीय दशमेश और एकादशेश अकेले एक ही ग्रह है शनि, और मैंने बताया था कि साथ में द्वितीयेश और दशमेश का भी संबंध स्थापित होना चाहिए। तो प्रस्तुत एग्जाम्पल में दूसरे भाव में आ रही है वृषभ राशि जिसका स्वामी है शुक्र। तो इसमें देखिए तीनों ग्रह युति में है जिसमें नवमेश और एकादशेश के बीच में भी संबंध स्थापित हो रहा है और साथ ही साथ द्वितीयेश और दशमेश के बीच भी युति है। ध्यान दीजिएगा, इस युति में ध्यान दीजिएगा, नवमेश और एकादशेश के बीच भी युति संबंध बन रहा है और द्वितीयेश और दशमेश के बीच भी युति संबंध बन रहा है। तो इस प्रकार से इस कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। और साथ में जितने भी मैं धन योग आपको बताते चल रहा हूँ उसमें तीनों कंडीशन को आपको ध्यान में देकर चलना है कि लग्नेश कुंडली में बलवान होना चाहिए, कुंडली में कोई ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए और कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई ग्रह नीच राशि का है तो उसका नीचत्व भंग होना चाहिए, तभी धन योग का सिद्धांत अप्लाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। और कोई भी ग्रह 6, 8, 12 त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। तब अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही तो धन योग का निर्माण होता है। अब मित्रों हम बात करते हैं धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 61 के विषय में। अब हम बात करते हैं धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 61 के विषय में। मित्रों ध्यान दीजिएगा, सिंह लग्न की कुंडली में और कुंभ लग्न की कुंडली में द्वितीयेश और एकादशेश एक ही ग्रह होता है। ध्यान दीजिएगा, सिंह लग्न की कुंडली में द्वितीयेश होता है, द्वितीय भाव में आती है कन्या राशि और एकादश भाव में आती है मिथुन राशि और दोनों का ही स्वामी होता है बुध। उसी प्रकार से कुंभ लग्न में दूसरे भाव में आती है मीन राशि जिसका स्वामी होता है गुरु और एकादश भाव में आती है कुंभ लग्न के धनु राशि जिसका स्वामी होता है गुरु। तो फिर इस हिसाब से देखा जाए तो सिंह लग्न में द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी एक ही ग्रह बुध होता है। और अगर हम कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न में दूसरे भाव और एकादश भाव का स्वामी एक ही होता है गुरु होता है। तो मेष लग्न सिंह लग्न की बात करें तो दूसरे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी अकेले बुध हो जाता है। और अगर हम कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न में दूसरे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी होता है गुरु। तो दोनों लग्नों में द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी एक ही एक ग्रह होते हैं। तो चूंकि द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी एक ही ग्रह होते हैं तो इनका किसी भी केंद्र स्थान या फिर त्रिकोण स्थान या फिर दूसरे भाव या लाभ स्थान में बैठने से स्वतः ही धन योग का निर्माण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 61 बता रहा हूं जिसके अंतर्गत मैं दो लग्नों विशेष की बात कर रहा हूं, सिंह लग्न और कुंभ लग्न। इन दोनों में दूसरे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी एक ही एक ग्रह होता है। सिंह लग्न केस में दूसरे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी एक ही ग्रह बुध होता है। और मैं कुंभ लग्न की बात करूं तो कुंभ लग्न में भी दूसरे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी एक ही ग्रह गुरु होता है। तो चूंकि दोनों लग्नों में द्वितीयेश और एकादशेश कोई एक ही ग्रह होता है, इसलिए चूंकि अब ऑटोमेटिक वहां पे द्वितीयेश और एकादशेश के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह का केंद्र स्थान या फिर त्रिकोण स्थान या फिर धन स्थान या फिर एकादश स्थान में बैठ जाने से स्वतः ही धन योग का निर्माण होता है। जिस प्रकार से अगर मैं एग्जांपल देके कहूं, अगर मैं सिंह लग्न की बात करता हूं तो सिंह लग्न में बुध कहीं भी केंद्र स्थान या त्रिकोण स्थान या फिर दूसरे भाव या फिर एकादश भाव में बैठे तो धन योग का निर्माण होता है। उसी प्रकार से मैं अगर कुंभ लग्न की बात करूं तो कुंभ लग्न में दूसरे भाव और एकादश भाव का स्वामी एक अकेले गुरु ही होता है। तो गुरु का कुंडली में किसी शुभ स्थान पर मतलब केंद्र स्थान या त्रिकोण स्थान या दूसरे भाव या एकादश भाव बैठने से स्वतः ही धन योग का निर्माण होता है। तृतीय भाव में बैठने में भी धन योग का निर्माण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि सिंह लग्न और कुंभ लग्न में, सिंह लग्न केस में बुध और कुंभ लग्न केस में गुरु, इनका कुंडली में किसी शुभ स्थान में बैठने से ऑटोमेटिकली स्वतः ही धन योग का निर्माण हो जाएगा। और ये मतलब बस त्रिक स्थान में ना बैठे तो धन योग का निर्माण हो जाएगा। मतलब सिंह लग्न केस में बुध और कुंभ लग्न केस में गुरु अगर किसी शुभ स्थान में बैठते हैं 6, 8, 12 में नहीं हो तो स्वतः ही ऑटोमेटिक धन योग का निर्माण हो जाएगा। और मैं जितने भी धन योग आपको बताता चल रहा हूँ, हर एक के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि कुंडली में जो मैंने नोट करने वाली कंडीशन बताई है
कि कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। अगर नीच राशि का है तो उसका नीचत्व भंग होना चाहिए, तभी धनयोग के सिद्धांत एप्लीकेबल होंगे। दूसरा, कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। तीसरा, कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति बलवान होगी, तभी ये धनयोग के सिद्धांत का जो फल है, जो धनयोग का जो फल है उसका 100% फल मिल पाएगा, अन्यथा 100% पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। अगर लग्नेश पीड़ित है, लग्न या लग्नेश पीड़ित है, तो फिर धनयोग का 100% फल आपको नहीं मिल पाएगा। मित्रों, ये हमने आज धनयोग के कॉम्बिनेशन नंबर 61 की चर्चा की। आज हम यहीं पर रोकते हैं। आगे के एपिसोड में भी हम धनयोग के ऊपर चर्चा करेंगे। मित्रों, आज के लिए इजाजत दीजिए। आपसे कहना है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।